खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते तकनीकी प्रक्षेत्र परीक्षण कार्यक्रम। अजोला बनाए के तकनीकी जानकारी। लौकी के पंजाब लंबी किस्म और केला के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के नवीन और उन्नत कृषि तकनीक के परीक्षण किसान मन के ही प्रक्षेत्र में करे जात है, जेकर से ये ज्ञात हो सके कि ये तकनीक हर जिला के किसान मन बर लाभकारी है या नहीं। ए प्रकार के कार्यक्रम से किसान भाई मन ला भी नया तकनीक के पता चलही और अपन खेत के विकास करे बर खुद ही निर्णय ले सकी। विगत वर्ष लगभग 500 उन्नत कृषि तकनीक के परीक्षण करे जा चुके हैं। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। हमारे राज्य के पशुपालन करैया किसान भाई मन बर पशु के स्वास्थ्य और दूधवर्धक चारा अजोला बनाए के जानकारी देवत हन। अजोला बर सबले पहली 1 फीट गड्ढा खोद लेना चाहिए या सीमेंट से बनाना चाहिए। एक गड्ढा में पानी भर देना चाहिए जिन्हा ऊपरी सतह ले 4 इंच छूटे रहना चाहिए। ओखर बाद काली मिट्टी और गोबर खाद एक धमेला डालना चाहिए और 30 ग्राम सुपर फास्फेट दवाला डालना चाहिए। उसके बाद ओमा अजोला घास डालना चाहिए। ये मिश्रण ला 2-2 दिन में हिलाते रहना चाहिए और पानी के कम होए ले ओला भरते रहना चाहिए। ए प्रकार ले अजोला 15-16 दिन में तैयार हो जाते। एला पशु के चारा में मिला के खिलाना चाहिए। एकर ले पशु के स्वास्थ्य मजबूत होते और दूध ज्यादा मिलते। अब खेती से संबंधित खास खबर। मत्स्य उत्पादन ला बढ़ावा दे बर पट्टाधारी बीपीएल मछुआरा मन ला कम कीमत के फिंगरलिंग उपलब्ध कराए जाही, जेकर पर 1 करोड़ 10 लाख के प्रावधान हावय। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये उपकरण के नाम है सीड ड्रिल। ये उपकरण के उपयोग बीज बोए बर करे जाते। ये उपकरण के ऊपरी भाग में एक टांका रहते जेमा 2 खंड रहते। एक खंड में बोए वाला बीज डालते और दूसर खंड में खाद डाले जाते। ये दोनों खंड में 9 छोटे खंड रहते जेमा ले बीज और खाद पाइप के माध्यम ले नांगर के निचले हिस्सा में होते हुए खेत में चल देते। ये उपकरण ला ट्रैक्टर के पिछले हिस्सा में लगाए जाते। ये उपकरण में सामने में एक पंखा लगे रहते जिन्हा जमीन के सहायता ले चलते। संगे संग एमा अलग अलग बीज बोए बर गियर भी रहते। त हमर किसान भाई मन सीड ड्रिल उपकरण ला खरीद के अपन कार्य ला बने उन्नत ढंग से कर सकते। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गी सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन ला लौकी के एक उन्नत किस्म पंजाब लंबी के जानकारी देवत हन। ये किस्म के लौकी बर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। ये किस्म के लौकी बेलनाकार, हल्का हरा रंग, आकार में बोतलाकार, अत्यधिक उत्पादन क्षमता, चिकना, आकर्षक, मुलायम गुदा और चमकदार होते। लगभग 2 से 3 महीना में तैयार ये फसल के एक फल लगभग 500 ले 700 ग्राम या 900 ले 1200 ग्राम तक के वजन रहते। त हमर किसान भाई मन लौकी थे। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी और फल फूल के खेती घलो करत है और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है। ऐसन ही दुर्ग जिला के किसान गोपाल भैया अपन 1 एकड़ के खेत में केला के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हावे। और जानकारी देवत गोपाल भैया बताथे कि ओखर ये केला के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 60 ले 70 हजार रुपए तक के खर्चा आए हावे। और ओखर ये अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 1,30,000 रुपया ले 1,50,000 रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहू मन उन्नत तरीका ले फल फूल के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हालचाल।
मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आज दिन भर पानी रुक रुक के गिरही, बादल छाए रही और मौसम ठंडा रही। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1415 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में अदरक के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 25 ले 30 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 35 ले 40 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान IR 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। आप सभी किसान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राखी की ये जो डोर होती है, ये केवल भाई बहन के रिश्ते को ही मजबूत नहीं करती, बल्कि उनकी आपस में जो जिम्मेदारियां हैं उसका एहसास भी कराती है। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में ये जानना हो कि उसमें प्यार और सेवा की कितनी भावना है, तो सिर्फ इतना देख लीजिए कि वो व्यक्ति कितना अच्छा भाई या कितनी अच्छी बहन है। जो भाई अपनी बहन की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता, वो माता पिता की क्या सेवा करेगा। और वैसे ही अगर भाई बहन एक साथ मिलकर कुछ काम नहीं कर सकते, तो वो अपने जीवन साथी के साथ कैसे सामंजस्य बिठाएंगे, ये बात भी देखने लायक है। तो इन सारी बातों का सिर्फ एक सार है कि भाई बहन का जो रिश्ता है वो केवल एक रिश्ता ही नहीं, सारे रिश्तों का आधार है, सारे रिश्तों का दर्पण है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, कृषि दर्शन में हम कृषि क्षेत्र से संबंधित बातों की चर्चा करते हैं। तो चलिए आपको आज का विषय बता दें। आज का विषय है मूंग उड़द की खेती में जरूरी सावधानियां व गाजर घास नियंत्रण। और इस विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ आज शामिल हैं डॉक्टर सुनील नायर जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हैं डॉक्टर AP सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप हैं डॉक्टर तपस चौधरी जी। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, इस विषय से संबंधित अगर आप पे कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए और हमें कॉल करिए। तो हमारा आज पहला प्रश्न डॉक्टर सिंह आपसे है कि आजकल ये सुनने में आ रहा है कि गाजर घास जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, इसकी जरूरत कैसे पड़ी? देखिए, गाजर घास जागरूकता सप्ताह ये 10वां गाजर घास जागरूकता सप्ताह है, जो पूरे राष्ट्र में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्रीय कृषि संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी हमको कि गाजर घास जो 1956 में पहली बार हमको अपने देश में मिला, और मैक्सिको से आया हुआ घास है, ये हमारे यहाँ का नहीं है, लेकिन इसकी इतना तेजी से बढ़ा ये कि आज 3.5 करोड़ हेक्टेयर में
ये पूरे उसको घेर चुका है जमीन को, और जहां पर ये रहता है वहां पे दूसरे पौधों को पनपने नहीं देता। खेती में जो हमारी कृषि की उपज है, जैसे अभी हम मूंग उड़द की बात कर रहे हैं, मूंग उड़द में अगर गाजर घास घुस गया तो आप समझिए कि मूंग उड़द कहीं नहीं रहेगा। फिर आप इससे भी अंदाज लगाएं, एक गाजर घास का पौधा 4000 से 25,000 बीज पैदा करता है, एक पौधा। दूसरी चीज ये है कि एक गाजर घास का पौधा साल में 3 जीवन चक्र पूर्ण करता है। अब आप ये अंदाज लगाइए कि मूंग उड़द और गाजर घास की मान लो भिड़ंत हो जाए तो गाजर मूंग के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं और मूंग साल में 2 बार पैदा कर सकते हैं, 2 जीवन चक्र हो गए। एक मूंग का पौधा 200 बीज पैदा करता है लगभग औसत, और एक गाजर घास का यानी साल में 2 बार अगर वो माने तो 400 बीज एक साल में मूंग का पौधा पैदा कर सकता है। लेकिन जबकि आप उसमें खाद देते हैं, पानी देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, सावधानियां करते हैं, दवाइयां डालते हैं, सब करते हैं। वहीं पर अगर आप देखें तो एक गाजर घास का पौधा जिसको ना आप बोते हैं, ना आप खाद देते हैं, ना पानी देते हैं, ना सही जमीन देते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक गाजर घास का पौधा 4000 से 25,000 बीज पैदा करता है और 3 बार अपनी जिंदगी पूरी करता है एक साल में। मतलब 12,000 से 75,000 बीज एक गाजर घास का पौधा पैदा कर सकता है। लेकिन तब भी करिए, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए और खरपतवारों से अलग है। ये भी एक खरपतवार है, लेकिन इसकी खरपतवारों से अलग इसलिए है, सप्ताह इसलिए मनाते हैं, जागरूकता इसलिए मनाते हैं। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, हमारे कॉलर लाइन पे हैं। जय जवान किसान भाई जी, आप अपना नाम बताइए। जी, मैं योगेश कुमार जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, आप रक्षाबंधन के 11 बधाई। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। जी, मेरा सवाल था कि मतलब वो गाजर घास से हम लोग परेशान हो गए हैं, मतलब फसल बहुत बर्बाद हो रहा है, तो उसको मतलब नष्ट करने का कोई तरीका बताते। जी देखिए, गाजर घास की चर्चा हम लोग आज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये खेतों में घुसने लगा है, और आप चूंकि अभी गाजर घास की अवस्था ऐसी नहीं है कि उसके ऊपर आप कोई दवाई छिड़क पाएं, है ना। अगर ये छोटी अवस्था में होता तो हम जरूर आपको कहते कि आप इसके लिए बहुत सारी दवाइयां आती हैं जिससे आप इसका नियंत्रण बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको आप हाथ में ग्लव्स, हाथ में कुछ बांधकर, पॉलीथीन की झिल्ली बांधकर, मुंह में पट्टी बांधकर इसको आप उखाड़ के तुरंत अलग कर दें ताकि इसके बीज ना बनने पाए। अगर इसके बीज आपने बनने दिए तो अगले साल ये आपको बहुत ज्यादा तंग करेगा, है ना। अगर आपका ये छोटा है, आपने चूंकि पूरी परिस्थिति नहीं बताई, अगर आपका ये छोटा पौधा है तो ये 2,4-D से भी हम इसको मार सकते हैं, लेकिन आपकी किस फसल में ये उगा हुआ है ये जानना बहुत आवश्यक है। तो अगर आप पूरा बताना चाहें तो पूरा बताएंगे तो हम लोग इसका निदान कर लेंगे, अन्यथा सबसे अच्छा उपाय आज की स्थिति में यह है कि आप इसको हाथ से उखाड़कर अलग कर दें। ध्यान रहे कि मुंह पर आप पट्टी लगा लें और हाथ में ग्लव्स बांध लें। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले आप कुछ बता रहे थे। मैं ये एक्चुअली बता रहा था कि ये खेतों में अब घुसने लगा है क्योंकि इसकी ये फैलता बहुत तेजी से, ये इतने सारे बीज रहते हैं, लेकिन तब भी हम इसको एक खरपतवार के रूप में ही मानते हैं। और खरपतवार के रूप में मानने के बाद हम सिर्फ इसी गाजर घास का जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं, जबकि हमारे पास 82,000 से अधिक खरपतवार की प्रजातियां उपलब्ध हैं। उसका कारण यह है कि ये मनुष्यों के स्वास्थ्य पर, जानवरों के स्वास्थ्य पर और हमारी जनन द्रव्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वो ऐसे कि इसके जो ये जो गाजर घास का पौधा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक तो ये गाजर जैसा दिखता है, आप अगर इसको देखें तो अगर इसके फूल आने से पहले इसके पत्तियां बिल्कुल गाजर जैसी हैं, इसलिए इसको हम गाजर घास कहते हैं। इसमें इतने फूल हैं, ये फूल सफेद सफेद हैं, गांधी टोपी, चटक चांदनी के नाम से भी इस पौधे को जाना जाता है। ये विशेषता इसकी यह है कि इसके पत्तियों से हमको चर्म रोग हो सकता है, यानी ऐसा नहीं कि हर एक को होगा। 4% ऐसे लोग हैं जिनको गाजर घास की पत्तियों से चर्म रोग की समस्या पैदा हो जाती है, बहुत बुरी। दूसरा यह है कि इसके जो बीज हैं, इसके पॉलेंस, इसके अंदर परागकण रहते हैं। इन परागकणों से, देखिए आपको दिख रहे होंगे, इन परागकणों से जो हमारे चारों तरफ फैले रहते हैं, इनको हम सांस के द्वारा अंदर ले लेते हैं। जी। जब अंदर लेते हैं तो ये धीरे धीरे, अगर अत्यधिक मात्रा में है तो हमको दमा की बीमारी पैदा करता है। तो एक हो गया इससे दमा, दूसरा हो गया चर्म रोग, तीसरा हो गया एक्जिमा। ठीक है, जानवर जो इसको चारागाह में जा रहे हैं, चारागाह में पूरा यही भर गया है आजकल गाजर घास।
और वहाँ पे जाके इसको गलती से भी खाते हैं तो उनका दूध में कसैलापन आता है, उनको चमड़ी रोग होने लगता है, उनको गैस्ट्रिक ट्रबल होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जानवरों को भी हो रही हैं और पर्यावरण को नुकसान जो है वो तो होता ही है जब आप इसको इस तरह के खरपतवार रहते हैं। और जनन द्रव्य मैंने आपको जैसा बताया कि जहाँ पर ये उग जाता है वहाँ पर फिर ये दूसरे पौधों को पनपने नहीं देता। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ का या हमारे देश का अन्य प्रजातियां हैं उनको ये दबा देता है। इस तरह से कुल मिलाकर गाजर घास बहुत तेजी से फैलने वाला एक विदेशी पौधा है जी। और ये मनुष्य, जानवर आदि के लिए प्रतिकूल है। डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई लाइन पे हैं। जय जवाहर किसान भाई। जय जवाहर किसान भाई, नमस्ते। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। उड़द लगाया हुआ है अभी जी। तो पत्ते में कीट का प्रकोप लग गया है जिसमें छेद हो जा रहा है और वो सूख जा रहा है जी। पत्ते में छेद लग रहा है और सूख जा रहा है, कहने बूम की तरह। पत्ती में छेद होना और सूखने की जो कीड़े लगने से हो रहा है उसका मुख्य कारण है कि पत्तियों को काट के खाने वाले हैं। इसमें कीड़े होते हैं जिसमें फुदका एक है और रस चूसने वाले कीड़े होते हैं। तो फुदका के लिए पत्ती जो काट के खाते हैं उसके लिए आप अभी मोनोक्रोटोफॉस या डायमेथोएट जिसका 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका रासायनिक नियंत्रण। इसका शुरुआती तौर पे भी अगर आपके हाथ में है तो ये आप नियंत्रण कर सकते हैं कि इसमें जो भी कीड़े बीमारियां आती हैं अगर आप शुरुआत से अपन समन्वित कीट नियंत्रण का पालन करें तो ये शुरुआत होता है आपके बुआई से पहले से ही, भूमि की तैयारी से पहले। अगर जब उसमें आप ये गर्मी के दिनों में एक रस जुताई करके छोड़ दें तो इसके जितने भी पौधे के रोग और कीट के अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है किसान भाइयों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो कीड़े जो हैं उसका शुरुआत में ही नियंत्रण कैसे किया जा सके। उसके लिए प्रकाश प्रपंच एक तरीका है। दूसरा कुछ मित्र जीव कीट रहते हैं, मित्र कीट जीव रहते हैं, उनका भी आप उपयोग किया जा सकता है। और अभी इसका निदान यही है कि आप रासायनिक दवाइयों का उपयोग करके इसका नियंत्रण प्राप्त करें। जी डॉक्टर तपस जी, मैं किसान भाइयों की तरफ से आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो मूंग उड़द दाल में जैव उर्वरक का प्रयोग किस तरह से किया जाए? देखिए, मूंग उड़द जी दोनों जो क्रॉप है, दोनों जो फसल है, इसको नत्रजन की आवश्यकता होती है और इसके जो जड़ ग्रंथि है, मतलब इसके जड़ में कुछ गठान रहते हैं जिसमें एक उपयोगी जीवाणु रहता है जो वातावरण से नत्रजन का स्थिरीकरण मिट्टी में करता है। तो इस हेतु ये आवश्यक है कि हम जो है इसके बीजों को, वो जो लाभदायक जीव है उसका इसमें ट्रीटमेंट करें या उपचार करें। तो लाभदायक जो सूक्ष्म जीव के उपचार हेतु जब फसल की बुआई करते हैं उस समय बीजोपचार करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको आप फंजीसाइड से ट्रीटमेंट दे उपचार करें जो भी बीजों को। उस हेतु जो है वेविस्टिन जो है उसका 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। उसके बाद जैव उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। इस हेतु राइजोबियम नामक जीवाणु है और स्फुरघोलक जीवाणु जिसको कि पीएसवी कहते हैं, इन दोनों जो है जैव उर्वरक का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक जैव उर्वरक का 250 ग्राम या 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के लिए उपयुक्त है। इसके लिए सबसे पहले इसको, ये जो जैव उर्वरक है इसको 300 से 400 मिलीलीटर पानी में घोल लें और इसमें करीब करीब 10 ग्राम जो है उसमें शक्कर या गुड़ मिला देते हैं जी। और 1 एकड़ में जितना भी बीज की बुआई करनी है उसके साथ ये जो घोल है इसको अच्छी तरह से इसका लिपाई या हाथ से आप रगड़ के इसके ऊपर एक परत चढ़ा दे और छांव में सुखाने के बाद जो है इसका बुआई करना चाहिए जी। ये जो दोनों जीवाणु हैं जो मैं बताया, राइजोबियम और स्फुरघोलक जीवाणु, ये दोनों जीवाणु, पहला जीवाणु जो है राइजोबियम ये फसल को जो है नत्रजन प्रदान करता है और स्फुरघोलक जीवाणु जो है इसको स्फुर या फास्फोरस देता है। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई लाइन पे हैं। जय जवाहर किसान भाई। हेलो। जय जवाहर किसान भाई। हेलो। हेलो जी किसान भाई, अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए।
हाँ, मेरा नाम सुदाम नायक है। मैं से बोल रहा हूँ। जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। ये गाजर घास का जो ये बोल रही है, मतलब दवाई डालना चाहिए और कितना मात्रा में डालना चाहिए? जी जी नायक जी, देखिए गाजर घास अगर आपका किसी फसल में है तब तो थोड़ा सा आप प्रश्न दोबारा करें, अन्यथा गाजर घास को खत्म करने के लिए 3 तरह की दवाइयां हमारे पास में उपलब्ध हैं। पहला है 2,4-D, 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप छिड़काव कर दें तो आपका गाजर घास खत्म हो जाएगा। दूसरा यह है कि अगर 2,4-D नहीं है, 2,4-D चूंकि एक सस्ती दवा है आप डाल सकते हैं, लेकिन वो चौड़ी पत्ती वाली फसल में अगर आपकी गाजर घास लगी हुई है तब उसको कृपया ना डालें। दूसरा है कि ग्लाइफोसेट नाम की दवा आती है, उसको भी 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप यदि छिड़काव करेंगे तो आपका गाजर घास और उसके साथ में उगे हुए अन्य घास भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन ध्यान फिर से ये रखना है कि ये फसल के अंदर ना हो, अलग से कहीं मेड़ में हो या मैदान में हो या घर के आसपास हो जहां आपकी फसल ना हो। तीसरा मेट्रीब्यूजिन आता है, जिसका 0.3% दवा आप छिड़काव करेंगे तो आपका गाजर घास पुनः कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी फसल में आपका गाजर घास लगा है तो कृपया प्रश्न को आप दोबारा करें, ऐसे बिना जानकारी के मत डालिएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं किसान भाइयों की तरफ से आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो मूंग और उड़द दाल की कटाई के बाद जो बचता है उसका भी कुछ प्रयोग किया जा सकता है क्या? जी, मैं कहना चाहूंगा इस संबंध में, मूंग और उड़द का जो पौधा है वो दलहनी पौधा है और इसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन रहता है। तो किसान भाई कटाई के बाद ये जो अवशेष है, पौधा अवशेष, इसका उपयोग वो वर्मी कंपोस्ट जो केंचुआ खाद है उसमें यदि उपयोग करे या नाडेप कंपोस्ट में उपयोग करे तो उसकी गुणवत्ता में बहुत वृद्धि होगी। और इस हेतु मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई, जैसे कि अभी गाजर घास का ही चल रहा है चर्चा, तो गाजर घास के साथ भी जो मूंग और उड़द का जो अवशेष बचता है उसको उपयोग कर सकते हैं। इससे गाजर घास का जो विघटन दर है, मतलब इससे जो खाद बनाने की प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्दी होगी और बहुत ही कम समय में अच्छे गुणवत्ता वाले गाजर घास से आप जो उत्तम खाद बना सकते हैं। तो मैं छोटा सा इसके बारे में कहना चाहूँगा संक्षेप में कि इसे तो किसान भाई जो है एक गड्ढा तैयार कर ले और गड्ढे की गहराई करीब 3 फीट होनी चाहिए, लंबाई इसके करीब 10 फीट और चौड़ाई जो है 6 फीट होनी चाहिए। और इसमें सबसे पहले नीचे गाजर घास करीब जो है 50 किलो, और यदि इसके साथ ये मूंग और उड़द का अवशेष बचता है तो करीब 10 किलो मात्रा उसका प्रति पर्थ में दे। इसके बाद किसान भाई जो है 8 से 10 किलोग्राम गोबर, उसको करीब 20 लीटर पानी में घोल के इसके ऊपर डाल दें। और गाजर घास में क्या होता है कि कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो इसके जल्दी विघटन हेतु प्रति लेयर या प्रति परत के बाद आप इसमें यूरिया करीब करीब 1 किलो प्रति परत या आधा किलो जैसे भी उपलब्धता है उसके आधार पर प्रति परत डालें। और उसके ऊपर मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी करीब 10 किलोग्राम मिट्टी जो है प्रति परत में डाल दें। इस तरह भरते जाएंगे तो करीब 1 फीट जब गड्ढे से ऊपर ये बन जाएगा तब डोम नुमा, मतलब इस तरह का उसका रचना करें कि पानी जो है अंदर ना घुस पाए, है ना। पानी यदि गिर भी रहा है बाहर चले जाए, और उसके ऊपर छवाई कर दे आप मिट्टी से, भूसा से अच्छी तरह से लिपाई कर दे, तो करीब 6 से 7 महीने में आपका जो ये गोबर खाद के जैसा उससे उत्तम गुणवत्ता वाला आपका दोनों चीज है, उसमें आपका मूंग उड़द है और साथ ही साथ आपका गाजर घास है। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई लाइन पे हैं। जय जवाहर किसान भाई। जय जवाहर किसान भाई। अरे वाह, आज हमारी बहन है साथ में। जी बताइए, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न है कि जी मूंग की खेती है, पूरा पानी भर गया है, मैं क्या करूं? जी बहन जी, वैसे मूंग की खेती में पानी भर गया है तो उसमें नुकसान ही अधिक है। मूंग ऐसा फसल है जिसमें अगर 12 घंटे से अधिक पानी रह गया तो वो फसल पूरी तरीके से नुकसान हो जाती है। इसके लिए सभी कृषक भाई लोग जानते हैं कि मूंग को ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पे अच्छे से जल निकासी के प्रबंध हो, या तो फिर कन्हारी, कछारी, भर्री मिट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। आप ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो पानी वो उस जगह से निकालने की व्यवस्था कीजिए।
अगर 12 घंटा भी पानी रुक गया तो वो 50% मूंग की फसल को नुकसान करेगा, उड़द की फसल को करेगा और उसको उसका उपज को घटाएगा। जी, हमें आशा है कि आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई को एक चीज और बताइए कि जो मूंग और उड़द की खेती में और क्या सावधानी रखनी चाहिए? मूंग और उड़द की खेती में सावधानियां यहाँ से शुरू होती है कि आप अच्छा बीज का उपयोग करें और भूमि का प्रकार, जब भूमि जिस भूमि में यहाँ पे आमतौर पे अच्छी जल निकासी वाली दोमट बलुई मिट्टी जहाँ रहती है वहीं पे इसका, और ऊपरी मिट्टियों में ही इसके उगाते हैं। दूसरा सावधानी जो बरतनी चाहिए, इसमें जो कीड़े और बीमारी लगते हैं, एक पीला मोज़ेक विषाणु बीमारी जो लगता है वो सबसे अधिक लगता है इस छत्तीसगढ़ एरिया में। तो यहाँ पे उससे प्रतिरोधी किस्मों का ही उपयोग करना चाहिए, जैसे कि BM4 है, उड़द में KU 96-3 है, और इंदिरा उड़द एक किस्म जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकाली गई है वो है। उसी प्रकार मूंग के लिए BM4 मैंने बताया, और अपने पूसा विशाल है, और हम एक मालवीय ज्योति के नाम से ये इन किस्मों का उपयोग करना चाहिए। जी, और ये जो मूंग उड़द दाल की जो कल्चर से संबंधित जानकारियां हैं वो भी मैं चाहूंगी कि आप हमारे किसान भाइयों के साथ को बताएं। मूंग उड़द में जैसे कि मैं पहले चर्चा में बता चुका हूं कि इसमें 2 कल्चर महत्वपूर्ण है, एक राइजोबियम और एक PSB। राइजोबियम कल्चर के डालने से, जैसे आपको बताऊं मैं कि मूंग या उड़द में 20 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन दिया जाता है, उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि इसके साथ हम राइजोबियम नामक जीवाणु का कल्चर उपचार करते हैं, जिससे इसका जो नाइट्रोजन आवश्यकता कम हो जाती है। और PSB कल्चर का भी उपयोग करने से मूंग और उड़द को करीब 10 से 12 किलो जो है स्फूर की कमी की पूर्ति करती है PSB कल्चर। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, अब वक्त हो गया आप लोगों से विदा लेने का। और आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।